हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के दिन मैंने जो है दो वीडियोस अपडेट कर दिए हैं। एक है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आज के दिन रैली, तो मल्टीपल रीजंस को भी मैंने डिस्कस किया है और क्या अपकमिंग इवेंट्स है उसको भी मैंने डिस्कस किया। उसके साथ ही टीसीएस का जो है क्वार्टर 3 के नंबर्स को पूरे डिटेलली एनालिसिस किया है। सो ये दोनों वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं डाउ जोन्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, एफ आई एस डी आई एस का जो डेटा है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके साथ ही जो है एशियन पेंट्स के ऊपर काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, तो मैं पूरा डिटेल्ड आपको वो न्यूज़ के बारे में बताऊंगा। उसके साथ ही मल्टीपल स्टॉक्स है जिनके ऊपर टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और कुछ स्टॉक्स का हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो अभी के लिए बात करें, डाउ जोन्स की बात करें तो लगभग 260 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है अभी, हालांकि देखें तो 9:30 बजे के आसपास ही मार्केट स्टार्ट हुआ है। सो अभी थोड़ा सा और टाइम है कि ये जो गेंस है वो गिव अप हो जाती हैं या गेंस को और सस्टेन करके और ऊपर के लेवल्स जो है डाउ जोन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो फ्राइडे का जो डेटा आया था जॉब डेटा, सो वही जो रैली है वो कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। उसके साथ ही अगर देखें तो ये वीक के अंदर सीपीआई का डेटा आने वाला है, यूएसए का और चाइना का। सो ये दोनों मेजर कंट्रीज और दोनों का जो है वो सीपीआई का डेटा आते हुए देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन कितना कंट्रोल में है। सो उसके बेसिस के ऊपर ही जो फेड की कमेंट्री आएगी या फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे या नहीं, सो उसके ऊपर भी डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। सो अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो वापस से मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को आपको ज़रूर मिल सकता है। सो एफ आईज और डी आईज की बात करें तो एफ आई जो है वो सुधरने का नाम नहीं देखने को मिल रहे हैं। आज के दिन अभी अगर देखें तो डी आईज ने अच्छी खासी खरीदारी करते हुए देखने को मिले, लगभग 1700 करोड़ के आसपास। एफ आईज ने अगर देखा तो 203 करोड़ के आसपास की मामूली बिकवाली की है, बट बिकवाली का जो दौर है वो चलता ही जा रहा है। सो कहीं भी अभी जो जनवरी का महीना था वहाँ पे तो बाइंग बिल्कुल ही देखने को नहीं मिली। सो कंटिन्यूस सेशंस के अंदर एफ आई जो है वो बिकवाली ही करते जा रहे हैं। वहीं अगर डी आई देखें तो कंटिन्यूसली बाइंग करते जा रहे हैं। तो ऑप्टिमिज्म जो है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से है, बट अगर ग्लोबली देखें तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी की वजह से, और जो कल के दिन मैंने वीडियो भी बनाया कि यूरोप और चाइना के अंदर अगर देखें तो अभी थोड़े से अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एफ आई एस को दिख रहे हैं। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि इंडिया से माल को काट रहे हैं और यूरोप और चाइना के अंदर जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इन फ्यूचर ऐसा भी होगा 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, कि इंडिया के अंदर उनको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, तब वो यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट होंगे। सो ये तो अनसर्टेन है, बट हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है पेशेंटली हमारे क्वालिटी स्टॉक्स को हम होल्ड कर सकते हैं और हर लेवल के ऊपर 100-200 पॉइंट के ऊपर जैसा भी स्टॉक का रेंज है उसके लेवल के हम एवरेज कर सकते हैं अगर हमारे पास पैसे हैं तो। सो हमारे पास सिर्फ इतना ही काम है। बाकी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट को अगर आप ट्रैक करने जाएंगे कि कौन क्या कर रहा है, किसका क्या पोटेंशियल है, तो आप जो है थोड़े से कंफ्यूज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है पूरा अजम्पशन के ऊपर गेम चलता है और आपका कन्विक्शन होना चाहिए आप जो भी स्टॉक्स को बाय करते हैं उसके ऊपर। सो नेक्स्ट अगर कंपनी की बात करें तो वो है टाइटन। टाइटन अगर देखेंगे तो आज के दिन 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। हालांकि लार्ज कैप स्टॉक है और क्या कहूँ कि गोल्ड के अंदर अभी के लिए डिमांड भी देखने को मिल रही है। अगर शादी का माहौल अगर देखें तो अभी के लिए लास्ट जो क्वार्टर था वो पूरा शादी का सीज़न था और लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास की जो स्पेंडिंग है वो जो शादी थी उसमें से सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो ज्वेलरी के ऊपर ही खर्चा हुआ है। इंडिया में जितनी भी शादी वगैरह हुई है। सो अभी के लिए देखें तो कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिली। कंपनी ने जो लास्ट क्वार्टर के नंबर भी थे वो भी काफ़ी अच्छे पेश किए थे। बट अभी पिछले कुछ टाइम से अगर मैं 1 साल का मैं चार्ट बता दूँ, स्टॉक के अंदर कोई ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली एज़ कम्पेयर टू आप अदर लार्ज कैप स्टॉक्स देखेंगे। तो यहाँ पे जो है कंपनी के अंदर ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। और आज के दिन अगर देखें तो गोल्ड ने भी जो है वो ऑलमोस्ट अपना ऑल टाइम हाई जो है वो गोल्ड ने हिट किया है। सो अगर आपको ये देखना है कि गोल्ड अगर सस्ता होगा तो टाइटन के लिए अच्छा है, गोल्ड अगर महंगा होगा तो किसके लिए अच्छा है, मुथूट फाइनेंस के लिए अच्छा है। सो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि कैसे कैसे सिनारियोस चेंज होंगे तो किसके लिए फेवरेबल है और किसके लिए डिसएडवांटेज है। बट ये जो है वो टेम्पररी है। गोल्ड महंगा होगा तो टेम्पररी बेनिफिट मुथूट फाइनेंस को होगा, गोल्ड सस्ता होगा तो टेम्पररी बेनिफिट जो है वो टाइटन को होगा। सो ये जो चीज़ें हैं वो टेम्पररी है, बट आपको अगर ये चीज़ें समझ में आएंगी तो थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल लगने लगेगा मार्केट। बट तो 1 साल में अगर देखें तो कोई बड़ी गिरावट नहीं है। 5 साल में अगर देखें तो 175% के आसपास की तेज़ी जो है वो हो चुकी है। पिछले अगर 1 महीने की और 6 महीने की मैं बात करूं तो जो है लगभग 2800 के लेवल के आसपास स्टॉक था और वहां से 10% के आसपास की जो गिरावट है वो ऑल टाइम हाई से हो चुके। सो थोड़ी बहुत और गिरावट भी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि
3,000 और 3,100 के जो टारगेट है वो इंटैक्ट ही देखने को मिलेंगे। सो कंपनी ने जो है गोल्ड के अंदर अभी काफ़ी अच्छा Q2 के नंबर्स भी पेश किए थे। उसके साथ ही जो है आई वेयर और वॉचेस के अंदर भी जो है इनकी ग्रोथ 3x देखने को मिल रही है। सो ये भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। सो गोल्ड के साथ साथ इनके 4 और कैटेगरी है जिसके अंदर टाइटन काम करता है। सो ओवरऑल स्टॉक काफ़ी अच्छा है। सो अगर आपको 10% पे भी एवरेज करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे जो है हर 100-150 पॉइंट के अंदर आप टाइटन के अंदर एवरेज कर सकते हैं। आज के दिन अगर देखें तो टीसीएस ने काफ़ी अच्छे नंबर पेश किए थे। यहाँ पे भी अगर देखें तो 2.5% के आसपास की तेज़ी इन्फोसिस के अंदर भी थी, क्योंकि मैंने कल के दिन पहले ही कहा था कि टीसीएस जो है वो आईटी का जायंट, अगर वो जैसे नंबर्स पेश करेगा इंडिया के अंदर वैसे ही नंबर्स जो है वो, या सिमिलर काइंड ऑफ नंबर्स जो है वो दूसरे भी कंपनीज़ के अंदर 19-20 फ़र्क आ सकता है। तो ऑप्टिमिज्म का पता चलता है कि पॉजिटिव नंबर्स आएंगे या नेगेटिव नंबर्स आएंगे, फ्लैट नंबर्स आएंगे, तो ये टीसीएस के नंबर्स से ही पता चल जाता है। तो आज के दिन अगर देखें तो टीसीएस ने अच्छे नंबर्स पेश किए। मार्केट के अंदर 3% के आसपास की तेज़ी भी थी स्टॉक के अंदर। तो इन्फोसिस के अंदर भी नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 12 तारीख को जो है दो दिन बाद अगर देखें तो इसके भी नंबर्स देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही HCL टेक के भी नंबर्स जो है वो 12 तारीख को ही देखने को मिलेंगे। आपको ये चीज़ इन्फोसिस के अंदर में ध्यान में रखनी होगी कि 1750 के लेवल्स के ऊपर जो है कंपनी अपने बायबैक को भी शेयर्स को भी बाय कर रही है ओपन मार्केट के थ्रू। तो आपको ये चीज़ में भी ध्यान में रखना है कि अभी जो अपकमिंग जितने भी क्वार्टर्स होंगे तो उनके जो नंबर्स हैं, प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग का जो नंबर है वो बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के मालिक खुद अपने कंपनी के अंदर जो है शेयर्स को कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर बाय कर रहे हैं। सो इसका जो है काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और टीसीएस ने आज जैसा इंटरिम डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड बांटा है, तो आप इन्फोसिस से भी जो है थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ही टाइप का आपको जो है डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड जो है वो मिल सकता है। मैं भी होल्ड करता हूँ स्टॉक्स को। तो अगर पता चलेगा कि कैसे नंबर्स पेश करता है इन्फोसिस 12th को, और उसके साथ ही अगर हमें डिविडेंड मिलेगा या नहीं, स्पेशल डिविडेंड। उसके साथ ही अगर देखें तो आज के दिन अगर न्यूज़ देखें तो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक और टेक महिंद्रा टॉप 5 आईटी स्टॉक्स एडेड 79,000 करोड़। उनके जो मार्केट कैप के अंदर है उतनी बाइंग जो है ये 5 दिग्गज स्टॉक्स के अंदर हुई है। मैंने पहले भी कहा है कि लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स को दो एटलीस्ट आईटी स्टॉक्स हो सकता है, टीसीएस और इन्फोसिस को, या टीसीएस और HCL टेक, या इन्फोसिस और HCL टेक। सो ये जो दो कॉम्बिनेशन है, तो दो लार्ज कैप स्टॉक और दो मिड कैप आईटी स्टॉक्स अगर आप रखेंगे, 4 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो आपका बन सकता है फॉर फ्यूचर। अब बात कर लेते हैं HDFC बैंक की। HDFC बैंक के भी जो नंबर्स हैं वो 14 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी अगर मैं पिछले कुछ एक साल की बात करूँ तो स्टॉक ने जो है कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है, फ्लैट रिटर्न्स दिए। वहीं अगर ICICI बैंक और HDFC बैंक की बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई को जो है वो हिट करते हुए देखने को मिल रहा है। बट HDFC बैंक नंबर्स अच्छे होने के बावजूद भी जो है पूरा HDFC ग्रुप ही नहीं चल रहा है। अगर आप HDFC बैंक की बात करो, HDFC लिमिटेड की बात करो, HDFC AMC की बात करो, HDFC लाइफ की बात करो, तो ये जितने भी इनकी सब्सिडरीज कंपनी है कोई भी चलते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। डिफरेंट एंटिटीज जो है वो चलते हुए देखने को नहीं मिल रहे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ग्रुप खराब हो गया या HDFC बैंक खराब है। अभी नहीं चल रहे, बाद में चलेंगे। अभी ICICI बैंक और एक्सिस बैंक चल रहे हैं, बाद में वो नहीं चलेंगे, सिर्फ HDFC बैंक चलेगा। तो मार्केट ऐसे ही रोटेट होते रहता है, आपको थोड़ा बहुत बेयर करना पड़ेगा। 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो 71% जो इनके जितने भी गेंस थे वो सब गेंस को जो है स्टॉक्स ने वाइप आउट कर दिया है अभी के लिए, अगर मैं बात करूँ। और अगर ऑल टाइम हाई की मैं बात करूँ तो 28,000% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने बनाए। कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो NPA काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे येस बैंक के अंदर प्रॉब्लम हो गया, या दूसरी बैंक PNB बैंक के अंदर, या SBI के अंदर कभी कभी होता रहता है। अगर HDFC बैंक की बात करें तो NPA के मामले में काफ़ी ट्रस्टेड बैंक देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छी हिस्ट्री है, चाहे ये हो एक्सिस बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक। सबसे बेस्ट मैं यही कहूँगा HDFC और कोटक के अंदर तो आप काफ़ी ज़्यादा आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। NPA का एक बहुत बड़ा इशू जो होता है वो बैंक्स और NBFC के अंदर होता है। ट्रस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उस वजह से अगर आप लीडर्स के ऊपर बेट करेंगे ये सेक्टर्स के अंदर तो आपका पैसा जो है वो सेफ देखने को मिलेगा। 14th को जो है इनके नंबर्स आएंगे। देखेंगे कि कैसे रैली आती है स्टॉक के अंदर, या जो इतने टाइम का अंडर परफॉर्मेंस है उसको क्या ओवरकम करके ऊपर के लेवल्स दिखा पाता है कि नहीं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है एंजल वन। एंजल वन जो कंपनी है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की एक कंपनी है जहाँ पे शेयर्स
खरीद और बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल ज़ीरोधा, क्योंकि ये सब लोगों को पता है। सो ज़ीरोधा के जैसा ही एंजल वन भी जो है वो एक ट्रेडिंग कंपनी है। सो इसके भी जो नंबर्स है वो 16 जनवरी को आते हुए देखने को मिलेंगे। सो इसको भी आप ट्रैक करना है। 10,000 करोड़ के आसपास की छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, बट कंपनी काफ़ी अच्छी है। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। ज़ीरोधा अभी के लिए देखें तो मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं तो काफ़ी अच्छा बेट मार्केट के अंदर हो सकता है। सो 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। प्रीमियम जो है वो 14 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। सो और अगर कंपनी के ऑल टाइम हाई की बात करें तो लगभग 2000 के आसपास का कंपनी का 52 वीक हाई है। बट कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डिस्काउंट पे अभी के लिए अवेलेबल देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप देखें 31% के आसपास का जो है लॉस देखने को मिल रहा है इन्वेस्टर्स को। हालांकि ये जो कंपनी है वो अभी लिस्ट हुई है। सो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डालिए, ट्रैक करिए कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, उसके बेसिस के ऊपर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। एयरटेल के अंदर आज के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। यहाँ पे अगर देखें तो सी एल एस ए जो है उन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर्स यहाँ पे अगर देखें तो 1040 के आसपास के जो टारगेट्स है वो भारतीय एयरटेल के लिए दिए हैं। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है। यहाँ से भी जो है 200 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी यहाँ पे हो सकती है। 7-4.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मैंने आज पहले ही बताया कि लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर जो है काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। 860 के आसपास जो है कंपनी का 52 वीक हाई है, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हम सब जो है एयरटेल के सिम कार्ड यूज़ करते हैं, डेटा रिचार्ज करते हैं, तो हमको ये चीज़ पता है कि हम एवरी मंथ कंपनी को कितना पैसा देते हैं, कंपनी कितना पैसा अपने पास जमा करती है, कैसी ग्रोथ है, और क्या अपना जो मोबाइल का रिचार्ज है उसको स्टॉप करोगे कभी भी। सो ये जो कंपनी है वो डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर चल रही है, या डोमेस्टिक जो इंडिया का अभी के लिए डेमोग्राफी उसके बेसिस के ऊपर चल रही है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छा बेट है। अगर आपको इंडिया के ऊपर बेट करना है, या आपको ऐसे बिजनेस के ऊपर बेट करना है जो आपको पता चले, या जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, या आपको पता चले कि बिजनेस मॉडल कैसा है। सो भारतीय एयरटेल का तो हम सबको पता है कि बहुत अच्छा नेटवर्क है, या हम उसका रिचार्ज करते हैं एवरी मंथ, या उतना पैसा हम कंपनी को देते हैं, और इतने सारे कंज्यूमर्स है, उसका डेटा भी जो है हर मंथ और हर क्वार्टरली आपको देखने को मिलता है, और उसके साथ ही आप फाइनेंशियल डिटेल्स भी ट्रैक कर सकते हो। बट अभी के लिए देखें तो सी एल एस एन एफ 1040 के आसपास के जो टारगेट्स हैं वो भारतीय एयरटेल के लिए दिए हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है सी डी एस एल। सो ये भी काफ़ी बड़ी मोनोपोली कंपनी आपको देखने को मिलेगी। सो दो ही प्लेयर है, सी डी एस एल और दूसरा है एन एस डी एल। सो ये जो है वो डिपॉजिटरी कंपनी है जहाँ पे हमारे शेयर्स जो है वो डिपॉजिट होते हैं। सो आप कोई भी ट्रेडर का जो है ऐप यूज़ करते हैं, ब्रोकर ऐप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप बाय और सेल करते हो। बट बैक एंड में जो है सी डी एस एल और एन एस डी एल दोनों काम करते हुए देखने को मिलते हैं। सो काफ़ी अच्छी मोनोपोली कंपनी है। एक साल की मैं बात कर रहा हूँ, 28-29% के आसपास की गिरावट है, और कंपनी का जो हाई है वो लगभग 1700 के आसपास देखने को मिलता है। सो कंपनी अभी के लिए काफ़ी अच्छे करेक्टेड स्पेस के अंदर है। और अगर आप कंपनी की मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप जो है 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। सो ज़्यादा अक्यूमुलेशन या ज़्यादा ओवरवेट पोर्टफोलियो के अंदर नहीं करना है। बट ये जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छी कंपनी है, मोनोपोली होल्ड करती है। और आपको कुछ ही टाइम में अगर देखें, जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर अगर वापस से रैली आती है तो ये स्टॉक्स के अंदर जो है आपको वापस से तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो ये लेवल्स के ऊपर भी जो है आप धीरे धीरे एक एक दो दो स्टॉक करके जो है हर वीक अक्यूमुलेशन कर सकते हैं, जैसा भी आपका फाइनेंशियल कैपिटल होगा। अब बात कर लेते हैं एशियन पेंट्स की। सो एशियन पेंट्स के अंदर काफ़ी बड़ी खबर देखने को मिल रही है। कंपनी ने जो है 2000 करोड़ के आसपास का केपेक्स अनाउंस किया है। सो केपेक्स मतलब कंपनी जो है एक्सपांड कर रही है वापस से। मध्य प्रदेश के अंदर शायद इनका प्लांट लगने वाला है फॉर एक्सपांशन। सो अभी के लिए बात करें तो कंपनी का जो कैपेसिटी है, सो कैपेसिटी अगर देखें तो लगभग 17 लाख किलो लीटर के आसपास है। सो 17 लाख किलो लीटर के आसपास जो है कंपनी का अभी के लिए कैपेसिटी है। और अगर ये लोग वापस से केपेक्स अगर कर लेते हैं तो वो वापस से 26.7 किलो लीटर हो जाएगा, लाख 26.7 लाख किलो लीटर ये हो जाएगा। तो अभी के लिए कंपनी जो है एक्सपांशन कर रही है। और पिछले अगर इनका कॉल हुआ था, कॉन कॉल अगर कहें तो कॉन कॉल के अंदर इन लोगों ने ऑलरेडी जो केपेक्स है वो 6,000 करोड़ के आसपास का जो केपेक्स है वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया। उसके ऊपर अगर देखें तो 2,000 करोड़ के आसपास का केपेक्स है। सो लगभग कंपनी जो है वो 8,775 करोड़ के आसपास का जो केपेक्स है वो करने का प्लान कर रही है। सो कंपनी जो क्या कर रही है कि कंपनी अपना केपेक्स इंक्रीज कर रही है, और उससे क्या होगा कि इनका जो कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी जो है वो 26 लाख
करोड़ किलो लीटर के आसपास, 26 लाख किलो लीटर के आसपास जो है इनका कैपेसिटी बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगा। सो अभी के लिए देखें तो काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं वो थोड़े से फेवर में नहीं हैं एशियन पेंट्स के। उसके साथ आपको ये भी अंडरस्टैंड करना होगा कि ग्रासिम जो है वो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर एशियन पेंट्स का निकल के आ सकता है, क्योंकि इन्होंने 10,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं पेंट सेक्टर के अंदर टिल 2025। सो ग्रासिम की जो कैपेसिटी है वो 13 लाख किलो लीटर के आसपास है, बट एशियन पेंट से काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि एशियन पेंट्स का ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा। बट ग्रासिम अगर देखें तो इनिशियल प्लेयर है पेंट के सेक्टर के अंदर, बट उसके बावजूद भी जो है 10,000 करोड़ करने के बाद कंपनी का जो कैपेसिटी है वो 13 लाख किलो लीटर के आसपास पेंट्स का हो जाएगा। कुछ अगर रेटिंग एजेंसीज की बात करें तो उन्होंने जो टारगेट है वो 2700 का दिया है, क्योंकि कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली अपना जो कैश है उसको कंपनी से एग्जिट करवा रही है, या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे हैं उनके उनके वो पैसे खर्च कर करके काफ़ी ज़्यादा एक्सपांशन जो है वो कर रहे हैं। उस वजह से एनालिस्ट को या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ये पसंद नहीं आ रहा है, इस वजह से उन्होंने जो है सेल रेटिंग दी है 2700 के आसपास। बट वहीं अगर प्रभुदास लीलाधर की बात करें तो 3300 के आसपास का जो है इन्होंने टारगेट एशियन पेंट्स के लिए दिया है। तो आप यहाँ पे ये न्यूज़ भी देख सकते हैं, 2000 करोड़ का एडिशनल कैपेक्स प्लान है इनका। ऑलरेडी 6075 करोड़ के आसपास का जो है कैपेक्स प्लान ऑलरेडी था, उसके ऊपर 2000 करोड़ का कैपेक्स प्लान जो कंपनी कर रही है। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ आपको अभी नहीं समझ में आएगी कि कंपनी जो है केपेक्स कर रही है, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम कंपनी के सेल्स इतने बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और एशियन पेंट जो है वो लगभग 50% के आसपास का पूरा इंडिया के अंदर जो पेंट है वो पूरा सिर्फ एशियन पेंट्स ही बेचता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर 2700 के पास अगर आता है, अगर आ भी जाता है, मार्केट के अंदर प्रेशर रहता है और ये न्यूज़ की वजह से आता भी है, तो वहाँ पे आपको बल्क बाय करना चाहिए, मैं तो कहूँगा एशियन पेंट्स के अंदर, क्योंकि ये बार बार ऐसा मौका आएगा नहीं। और अभी भी आप SIP के वे में एक एक दो दो स्टॉक करके जैसा भी आपका फाइनेंशियल सिचुएशन है आप कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं एशियन पेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे अगर 5 साल का मैं चार्ट बताऊँ तो लगभग 150% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। सो लगभग हर साल 30% अगर आपके पैसे बनेंगे, सो किसी साल हो सकता है कि 30% ना बने और दूसरे साल 60% बन जाए, तो जो पहले साल की जो कमी थी वो दूसरे साल में पूरी हो सकती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखने की, एक साल अगर पैसे नहीं बने तो शेयर्स को जो है लॉस में बेच के चले गए या स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर लिया, तो ऐसे पैसे नहीं बनेंगे। एक साल पैसे नहीं बनेंगे, दूसरे साल पैसे बनेंगे, फिर तीसरे साल नहीं बन के चौथे साल फिर से बनेंगे। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है कि 5 साल के गैप में 4 साल पैसे ना बने और एक साल में 150% रिटर्न बने। सो ये मार्केट के साइकिल्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि FIIs और DIs का इतना बड़ा इन्फ्लो होता है कि हम छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को इतना बड़ा अजम्पशन या नॉलेज नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें साइलेंटली जो है अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके बैठना चाहिए। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर ऑल द स्टॉक्स एंड द न्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।